हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 3D। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये चैप्टर बहुत ज़्यादा टफ है, इसके कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहे। तो क्या करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे तो कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, और कुछ बच्चे तो छूते ही नहीं चैप्टर को, क्योंकि डरावना चैप्टर है थोड़ा सा, है ना। लेकिन यकीन मानिए, अगर आपने वीडियोज़ की सीरीज़ देख ली, अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो अभी भी इस इंतजार में कि कहीं से कोई हमको हिंट मिल जाए, कहीं से कोई हमारी नैया पार लगा दे, चैप्टर हमारा हो जाए तो हम अच्छे खासे स्कोर कर लेंगे मार्क्स, तो बस इन वीडियोस की सीरीज़ को आप देख लो। इसके बाद मेरी गारंटी है, डेफिनेटली आप लगभग सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में हैं और प्लस जो बोर्ड के पूछे गए हैं वो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये कि जितने भी वीडियोज़ आएंगे इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको सभी देखने पड़ेंगे, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी वो ये कि भाई घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो भाई कुछ भी नहीं हमें मिल सकता। प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट बन पाओगे। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करो, नीचे कमेंट सेक्शन पे जाओ और अपने हिसाब से प्रेजेंट टाइम में आपको जितने % 3D आती है, जितने % आपको आसान लगती है, जैसे कि मान लो अगर आपको 50% आपने चैप्टर कवर कर लिया है, आप समझ लेते हो, तो आप कहोगे सर 50% लिख के आओगे कि हमको 50% चैप्टर आता है। आपको और कम आता है तो 30% लिख के आओ, ज़्यादा आता है तो उतना % लिख के आओ। बिल्कुल भी नहीं आता है, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि बिल्कुल भी ना आए, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो अब 0% नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आइए। इससे होगा क्या कि जब ये सीरीज़ एंड होगी तब मैं फिर से आपसे कहूँगा फिर से सेम कमेंट करने को कि क्या आपके परसेंटेज में अब कुछ इजाफा हुआ, कुछ इंक्रीमेंट हुआ। तो डेफिनेटली उसमें इंक्रीमेंट होगा अगर आप प्रॉपरली इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं। और ऐसा करने से होगा क्या, पहली चीज़ तो ये कि आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ जाएगा कि हाँ अरे हमको कुछ समझ में तो आ गया, और थोड़ा सा मुझे बूस्टअप मुझे भी मिलेगा कि हाँ मेरी मेहनत रंग ले आई, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ गया। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, स्टार्ट तो हो जाएगी 3D, लेकिन 3D का जो बेस है 3D का, वो इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में है। किसमें? वेक्टर अलजेब्रा में। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा, वैसे तो चैप्टर ये इजी है, और नहीं भी होगा तो इसके क्वेश्चन वैसे तो इजी है, लेकिन फिर भी इसकी सीरीज़ अभी आ जाएगी कुछ समय बाद, तो तब आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ये पढ़ा होना ज़रूरी है, भाई बेस इसमें है तो पढ़ा होना आना चाहिए ना। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं पढ़ रखा है या पढ़ा है तो भूल गए हो, तो उसका जो बेसिक पोर्शन है, डीप में नहीं, पूरा जो बेसिक पोर्शन है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यहीं से 3D आप उठा पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वेक्टर को समझते हैं, क्योंकि वेक्टर से ही 3D बनेगा। क्यों बनेगा? देखो, वेक्टर जो होता है एक 2D शेप है। वेक्टर जो है 2D में हम इसको डिनोट करते हैं, लेकिन 3D नाम में दिख रहा है 3D, मतलब यहाँ पे 3 डायमेंशन आ जाएंगी। उसमें जो हम 2 एक्सिस में काम कर रहे थे वही सेम काम हम करेंगे, लेकिन वो 3 डायमेंशन में करेंगे, इसलिए बेस उसका वहां पर है। तो देखिए वेक्टर स्टार्ट कैसे होता है, वेक्टर बनता कैसे है। सपोज कर लो ये वेक्टर है A से B तक का, ठीक है। अब वेक्टर का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, नहीं पढ़ा है तो देख लो। वेक्टर का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है AI BJ और C के ऊपर कैप है, ठीक है। इसको कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं AI कैप, BJ कैप और C के कैप। अब ये सब क्या है, इनको शॉर्ट में समझ लेते हैं। I का मतलब है x एक्सिस, J का मतलब है y एक्सिस और K का मतलब है k एक्सिस। और जो ये स्मॉल है, स्मॉल भी, स्मॉल सी हैं, ये उसमें चली गई डिस्टेंसेस को बताता है कि कितना हम x एक्सिस में चले। B का मतलब है कितना हम y एक्सिस में चले, और C का मीन्स है कितना k एक्सिस पे चले। अब ये तो हो गया AI BJ C के, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन किसका? एक वेक्टर का। ABC क्या है? इसको एक नाम दिया गया, होने को तो ये एक यूनिट है, एक नंबर है, कह सकते हो कि कितने यूनिट हम चले, लेकिन उनको कहा गया डायरेक्शन रेशियोज। पहली चीज तो ये होगी डायरेक्शन रेशियोज। तो वेक्टर के जो IJ के कंपोनेंट होते हैं वो कहलाते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा, अब अगर हम इस वेक्टर को दूसरे तरीके से बनाएं, कैसे? मान लो कि जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ना, कहीं से कहीं तो चल के गया होगा। आप भी तो स्कूल से घर जाते हो, घर से कोचिंग जाते हो, तो कहीं से कहीं तो चल के गए ना। तो जगह क्या थी? मान लो x1 y1
z1। ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए। b के कोऑर्डिनेट्स में आप क्या कहोगे, x2 y2 z2, ऐसा हमने मान ली। तो अगर हम इसकी हेल्प से ए बी वेक्टर बनाए तो क्या बनेगा, कैसे बनता है, फाइनल माइनस इनिशियल, जो फाइनल कोऑर्डिनेट्स होंगे उससे हम इनिशियल कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देंगे, रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स को, x को x से, y को y से, z को z से। तो माइनस करते हैं, x2 माइनस x1, x2 में से x1 को माइनस किया और x एक्सिस को रिप्रेजेंट कौन करता है, i कैप। सेम आगे हम कर सकते हैं y2 माइनस y1 j कैप, फिर कहेंगे z2 माइनस z1 k कैप। ठीक हो गया ना। ये वेक्टर हमने कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए बनाया और ये वेक्टर की जनरल रिप्रेजेंटेशन थी, जहाँ पे ए बी सी को हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, भाई ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर, तो अगर कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ए जो है किसके इक्वल आ गया, x2 माइनस x1 के, बी किसके इक्वल आ गया, y2 माइनस y1 के, और c किसके इक्वल आ गया, z2 माइनस z1 के। और ये हैं क्या, ये ए बी सी क्या है, अभी ऊपर बताया मैंने, ये है डायरेक्शन रेशियोज। तो पहला फॉर्मूला ये बन गया कि अगर आपसे डायरेक्शन रेशियोज कहता है तो आप फाइनल में से इनिशियल कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके भी डायरेक्ट उसको निकाल सकते हो। डायरेक्शन रेशियो का काम खत्म। दूसरा, मैग्नीट्यूड। अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, फिजिक्स में तो अमाउंट कहते हैं ना इसको, कितनी उसकी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है, कितना वो ओवरऑल चला। तो क्या करते हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम मॉड के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो भी इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर करना है और फिर सम करके स्क्वायर रूट कर देना, इतना है भाई। जो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका स्क्वायर करो, सम करो और स्क्वायर रूट कर दो, ये तुम्हारा बन जाएगा ए बी का मॉड, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, अगर हम किसी वेक्टर में, ठीक है, ये जैसे इसको फर्स्ट नंबर कह दिया, इसको हमने सेकंड नंबर कह दिया, थर्ड नंबर पे आ रहे हैं। अगर हम किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें, अगर हम किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, देखो ध्यान से। पहली चीज़ तो ये होता क्या है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है एक यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, यूनिट का मतलब क्या होता है भाई, 1 होता है। सपोज कर लो आप 10 किलो चीनी लेके आए खरीद के मार्केट से, मम्मी ने कहा भैया जाओ 10 किलो चीनी ले आओ। घर में आए, कितने रुपए की हुई, मम्मी 400 रुपये किलो हुई, सॉरी 400 रुपये किलो कर रहा हूँ, 400 रुपये की हुई 10 किलो, तो 1 किलो कितने की पड़ी, है ना, 1 किलो कितने की पड़ी। तो आपने डिवाइड कर दिया, भाई 10 किलो लाए थे, 400 में डिवाइड किया, 400 में 10 का डिवाइड किया, तो 40 रुपीज़ आ गया, 40 रुपीज़ पर केजी। तो यूनिट का मतलब वही है कि हमने पर यूनिट वेक्टर ने कितना चला, वेक्टर ने पर यूनिट कितनी डिस्टेंस कवर करी, वो रिप्रेजेंट होती है यूनिट वेक्टर से। क्या करना पड़ता है, पूरे वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ए बी का कैप टोपी बना दी भैया। आप समझ लो किसी वेक्टर को टोपी बना रहे हो तो उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो, ठीक है। तो टोपी पहन ली, वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया, क्या आने वाला है वो देखते हैं। वेक्टर हमारे पास ये था, ए आई बी जे सी के, डिवाइड किसका कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड का, विच इज दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अगर आप इसको इंडिविजुअल लिखें, मतलब ए के अपॉन में एक बार इसको, बी के अपॉन में, फिर सी के अपॉन में, क्या बन जाएगा, ए के अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर बी के अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे आई कैप भी आएगा, लिखना भूल गए, साथ में क्या आ जाएगा, जे कैप। फिर सिमिलरली हम सी के अपॉन में कर सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और साथ में के कैप। तो ये डिवाइड होके जो ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ बन रही हैं ना, ये इनको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। और इसको एक सिंबल हम देते हैं, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पूरे को हम मान लेते हैं एल आई कैप, इस पूरे को मान लेते हैं एम
जे कैप और इस पूरे को मान लेते हैं हम एन और साथ में क्या के कैप। तो ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन निकला। और अभी मैंने बताया कि एल एम एन को क्या बोलते हैं, एल एम और एन कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये क्या बोला है, देखो डायरेक्शन रेशियोज तो मैंने आपको सिंपल में बता दिया कि ये चली गई दूरियां हैं एक्सिस में, कितने डिस्टेंस आपने चला एक्स में, वाई में, जेड में। अब डायरेक्शन कोसाइन, देखो कॉस क्या है, कोसाइन है ना, जो कॉस है वो कोसाइन से तो बनता है। तो कॉस एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सपोज कर लो आपके पास कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर हमने रैंडमली ड्रॉ कर लिया। अब इसके पास 3 एक्सिस हैं, एक x, एक y और ये z। कौन सा वेक्टर है, ये 3D वेक्टर है, इसलिए तीनों डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। अब ये जो वेक्टर है ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ, y के साथ कितना एंगल बना रहा है और z के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल ही कहलाते हैं तुम्हारे, ठीक है। एलिमेंट तभी है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन ने कितना एंगल बनाया, जो x के साथ बनेगा उसको l, j के साथ m, k के साथ n। अब होता क्या है यहाँ पे, x एक्सिस के साथ बने हुए एंगल को हम कहते हैं अल्फा, y के साथ बने हुए एंगल को कहते हैं बीटा, और जो z के साथ बनाता है उसको कहते हैं गामा, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन कोसाइन है, डीसी शॉर्ट में कर रहा है, डायमंड कॉमिक्स मत समझ लेना है, सुपरमैन और बैटमैन के लवर्स, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो डायरेक्शन कोसाइंस हमने क्या कहा, अल्फा बीटा गामा। पहले तो कोसाइन है तो एंगल भी कॉस के रिस्पेक्ट में बनेंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और साथ में कॉस गामा। और इसको हम एल भी कहते हैं, एम भी कहते हैं, एन भी कहते हैं। बताया ना यहाँ पे एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है। तो एक एलिमेंट तो ऐसे आ जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। अब आपसे कहें कि अल्फा क्या है, तो अल्फा उस वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। बीटा क्या है, तो वेक्टर और वाई एक्सिस के बीच का एंगल है। और गामा क्या है, वेक्टर और जेड एक्सिस के बीच का एंगल है। और इसका फॉर्मूला भी एक आपने और लिखा था, ये जो सर्कल कर रखे हैं, तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो अगर आपको अल्फा पता है तो कॉस में रखो वैल्यू l आ जाएगा, मीन्स डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। और अगर ए बी सी पता है, ए बी सी मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो भी आप एल की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये बन जाएगा c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देखो भैया, जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 और पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इजी है, 11.1 तो वैसे भी बहुत इजी है। कहा गया इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90, 135, 45 विथ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, डीसी निकालने हैं। और ये एंगल दे रखे हैं किसके साथ, एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वेक्टर है, 3D वेक्टर अगर है, तो वो वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं अल्फा, वाई के साथ जो बनाता है उसे कहते हैं बीटा, और जेड के साथ जो बनाता है उसे कहते हैं गामा। तो इसका मतलब आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू दे रखी है। अल्फा दे रखा है 90 डिग्री, बीटा दे रखा है 135 डिग्री और गामा दे रखा है 45 डिग्री। कहा गया डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइन मैंने बताया था किसको किसको कहते हैं, एल, एम और एन को, ये निकालने हैं। और एल एम एन का अल्फा बीटा गामा से जो डायरेक्ट रिलेशन था वो क्या था, ध्यान है, एल इक्वस टू था कॉस अल्फा, एम इक्वस टू था कॉस गामा और एन इक्वस टू क्या था, सॉरी अल्फा था ये बीटा था और एन था कॉस गामा। रख देते हैं सिंपल, देखो अल्फा बीटा गामा हमको पता ही है, तो कॉस अल्फा, अल्फा कितना हो जाएगा कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कॉस 90 जो साइन 0 होता है 0, एम कॉस बीटा है तो कॉस बीटा कितना, बीटा है 135। कई बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूज़न होती है कि 90 से ऊपर के एंगल कैसे निकाले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के,
तो इसके लिए मैं सेपरेट एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको जो भी एंगल कहेगा अगर 90 से ऊपर है, चाहे 180 की लाइन में, 360 की लाइन में, कैसे भी होगा वो सब आप निकालोगे, बहुत ईजिली निकालोगे। 1000, 2000, साइन 2000, 5000, कितना भी होगा सब निकाल लोगे। उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी के लिए क्या है कि 135, आप इसको ब्रेक कर सकते हो ना cos 90 + 45 में। cos 90 + थीटा मतलब समझो इस चीज, ये 0, ये 360 भी होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर कॉस और सेक। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज भी कहते हैं कई लोग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अब देखो 90 से प्लस मतलब 90 के बाद आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, यहाँ पहुँच गए, 90 से ज़्यादा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में देखो कॉस 90 + थीटा है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, देखो कॉस तो निगेटिव है, यहाँ तो सब, यहाँ केवल क्या है, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, उसके अलावा सारे निगेटिव हो जाएंगे। तो कॉस 90 से प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब कॉस हो गया निगेटिव, और 90, ये जो 90 की एक 180 की लाइन होती है, एक 90 की लाइन होती है। तो अगर वर्टिकल लाइन पे आप लेते हो तो कन्वर्जन हो जाता है साइन का कॉस में, टेन का कॉट में, सेक का कॉसेक में। तो 90 की लाइन होने की वजह से ये कन्वर्जन हो जाएगा, बन जाएगा कॉस का बन जाएगा साइन, सॉरी, और साथ में 45 एज इट इज़ नोट कर दो। अब साइन 45 कितना होता है, वो होता है 1/√2, माइनस ऐसे लगा दो। अगर फिर भी ये समझ में अभी नहीं आया तो शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा इसका डिटेल, शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन डिटेल्स पूरी होगी, ठीक है, बहुत ज़रा सा होगा, तो वहाँ पे एंगल्स की प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो ये तो हो गया m, n निकालना है, n कैसे निकलेगा, कॉस गामा, कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2। तो आपके L, M और N कितने आ गए, 0, -1/√2 और 1/√2, ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले देखो क्वेश्चन को फील करो, आप क्वेश्चन को फील करो, क्या कहा गया है, क्या निकालने हैं हमको, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब है LMN, यही थे ना, L का मतलब कॉस अल्फा, M का मीन्स कॉस बीटा, N का मीन्स कॉस गामा, पढ़ रखा है आपने अभी। अब कहा गया है ये इक्वल एंगल्स बना रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब एक ऐसी लाइन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल बना रही है। आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि जो 3D लाइन होती है, जैसे x, y और ये z एक्सिस हैं, कोई लाइन है, कोई 3D लाइन है, वो x के साथ अल्फ़ा बनाएगी, y एक्सिस के साथ बीटा बनाएगी और z के साथ गामा बनाएगी। अब कहा गया है तीनों एंगल आपस में क्या इक्वल, भाई जो लाइन है वो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही, तो दैट मीन्स क्या होगा, अल्फ़ा = बीटा = गामा। क्यों, क्योंकि वो जो लाइन है एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रही है। अब अगर अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है तो सोचो क्या कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये इक्वल नहीं होंगे। भाई सपोज कर लो तीनों इक्वल है, मतलब तीनों 30 हैं, तो cos 30 नहीं हो जाएगा, तीनों इक्वल हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालने हैं, हमें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइंस, मीन्स LMN। सभी को पता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं L, इसको कहते हैं M और इसको कहते हैं N, मतलब तीनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, इनका आपस में एक रिलेशन होता है, और रिलेशन क्या होता है वो आप देख लो। आपने वेक्टर की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि AI कैप, BJ कैप, CK कैप, ये वेक्टर है, एक जनरल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, जनरल। अब हम कहें कि अगर यही वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाएगा तो आप कह सकते हो फॉर अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का देखो नाम है यूनिट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो उनके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका स्क्वायर करो, सम करो, स्क्वायर रूट कर दो, इक्वल्स टू में क्या करो 1। अब सपोज करो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों साइड आप स्क्वायर कर दोगे तो A² B² C² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये एक रिलेशन है किसके किसके बीच का, अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज में ये रिलेशन बैठेगा। लेकिन यहाँ बात तो LMN की हो रही है,
LMN कहाँ से आता है? LMN ऑलरेडी जब आप किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हो, सपोज करो वेक्टर ऐसे आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो जो वेक्टर बनेगा उसे हम ऑलरेडी क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे? ये भी आप कर चुके हो, LI MJ NK। तो ये वेक्टर कैसा है? देखो ध्यान से, यूनिट है। इसमें हमने कहा नहीं कि हमें पता है, क्यों? क्योंकि ये जो LMN होते हैं ना, ये कैप से आते हैं। कैप मतलब यूनिट वेक्टर से। तो इसके लिए तो हम कह सकते हैं L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, मतलब इनका एडिशन हमेशा कितना आएगा? 1, क्योंकि वेक्टर कैसा है? यूनिट वेक्टर। अब एक लाइन और देख लो, दोनों में आपको कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। ये कंडीशन तब होगी जब आपसे कहेगा कि ये जो वेक्टर है ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। और ये कब होगा? ये हमेशा होगा, क्योंकि इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर के लिए ही होता है। तो ये तो हमेशा होगा, लेकिन ये तभी कंडीशन अप्लाई होगी जब आपसे कहा जाएगा स्पेसिफिकली कि गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। वापस आते हैं, अब देखो उससे क्या कहा गया था। इसमें हमें LMN इक्वल मिल गए, क्योंकि इनके एंगल्स आपस में इक्वल थे। अब अगर LMN इक्वल है तो इनके बीच का रिलेशन हमको पता है। वी नो दैट, क्या हमको पता है कि L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है? 1। ये हमेशा होता है आँख बंद करके, हमेशा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख दो इसकी। भाई अगर तीनों इक्वल हैं तो वैल्यू क्या रखो? तीनों कुछ मान लो। जैसे कि अगर हम तीनों को सपोज कर लो, क्या मान लें? कुछ नाम दे दो इसको, x मान लो। ठीक है, लेट कर लो, हमने इसको x कर लिया, लेट। तो हम तीनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मिला के कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लो, 1/3 का रूट स्क्वायर रूट करोगे तो 1/√3 आएगा, लेकिन प्लस माइनस का आएगा। अगेन x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है LMN को। LMN किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कॉस के एंगल्स को। तो एंगल्स यहाँ नेगेटिव हम नहीं लेंगे, ठीक है, एंगल सारे पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 1/√3। दिस इज द आंसर। और x ने क्या माना था? LMN को। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो L है, M है, N है, या तीनों ही क्या है? आपस में इक्वल है, और तीनों की वैल्यू क्या है? 1/√3। आप कह सकते हो ये क्या आ गया हमारा आंसर? डायरेक्शन कोसाइन ये होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं? -18, 12, -4। हमें क्या निकालने हैं? डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। सबसे पहले देखो, मैंने कहा क्वेश्चन को फिल करोगे तो क्या होगा? एक आप रास्ता बना पाओगे। अभी तो देखो क्वेश्चन इजी है, अगर थोड़ा बहुत आपने पहले से पढ़ा है, अभी आपको लग रहा होगा अरे ये तो हमको आती है 11.1, लेकिन आगे जब बढ़ेगा ना, लेवल बढ़ेगा इसका क्वेश्चन का, तो तब वहाँ पर क्या होगा? माइंड मैपिंग बहुत ज़रूरी है। तो पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, उससे हम कैसे रास्ता बना सकते हैं। वो बचपन में पजल नहीं आती थी, चूहे को पनीर तक पहुंचाओ, बिल्ली को चूहे तक पहुंचाओ, तो ऐसे ऐसे करके रास्ता बनाना पड़ता था, उसका कुछ वैसे ही है। ये क्वेश्चंस 3D के इसी लॉजिक से हो पाएंगे जब आप पहले उसको सोचोगे, फील करोगे कि हमारे पास कितना है और हमें क्या निकालना है। तो देखिए, इस बार हमें डायरेक्शन रेशियोज़ दे रखे हैं, कहा गया डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज़ अगर आपको ध्यान हो, मैंने बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज़ क्या होते हैं? A, B और C। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? L, M और N। दैट मीन्स ये फाइंड आउट करने हैं, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम? हमारे पास A पता है कितना? -18, B पता है 12 और C इज़ -4। LMN निकालना है। आपने फॉर्मूला पढ़ा था स्टार्टिंग में कि L को अगर हम इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज़ एक्सप्रेस करना चाहें, कैसे करेंगे? L इक्वल्स टू A/√A² B² C²। M क्या था? M था B/√A² B² C² एंड व्हाट इज N? C/√A² B² C²। अब देखिए वैल्यू रखते हैं -18, या ऐसा करो एक बार √A² B² C² हम अलग से निकाल दें। क्यों? क्योंकि तीनों जगह रखना है, तो साइड में निकाल के सॉल्व कर देते हैं, फिर वापस से रख देंगे। तो A² B² C² कितना बनेगा? देखो A का स्क्वायर हो जाएगा -18 का स्क्वायर,
बी स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, बनेगा ये 324, ये बनेगा 144 और ये बनेगा 16। भाई माइनस का स्क्वायर करते हो प्लस हो जाता है, पता होगा आपको। अब इसको ऐड कर दीजिए, 3 4 3 7 और 1 8, 484। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रूट भी चल रहा था, स्क्वायर रूट लगा दो। 484 का स्क्वायर रूट होता है 24, ये आएगा। सॉरी 22 होगा, 24 नहीं का तो अलग हो, 22 ठीक है। इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया 22। अब वापस से आप यहाँ पे रख दो, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू है -18 अपॉन में 22, एम की वैल्यू होगी 12 अपॉन 22, एन की वैल्यू हो जाएगी -4 अपॉन 22। सिंप्लीफाई करना चाहो सिंप्लीफाई कर दीजिए आप इसको, 9 ये 11 ये 6 ये 11 ये 2 ये 11। तो फाइनल आंसर क्या हो सकता है, LMN ये क्या हो गया हमारे -9 अपॉन 11, 6 अपॉन 11 और माइनस का 2 अपॉन 11, ये हो गया आंसर। इसको भी आप नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, 3D एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बीच बीच में कुछ ऐसे यूनिक से कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो आपको टाइम टू टाइम नोट डाउन करना होगा अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से, क्योंकि ऐसा तो नहीं हमने चैप्टर स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से पहले हम लिस्ट जैसी लिखवा दें, एक लिस्ट बन गई यार इसमें 25 फार्मूले, इसमें 10 फार्मूले, 5 फार्मूले, 50 फार्मूले। तो इससे बेटर है कि जब क्वेश्चन आता है तो उस चीज़ को आप समझो और वहाँ पे जो आपको यूनिक पॉइंट लिखता है नोट लगा के लिख दो, या तो कहीं और अपना सेपरेट किसी पेज में लिख दो। तो ये आपको नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे जगह जगह पे 3D में, जहाँ भी आपको वेरिएशन नज़र आएंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है कहा गया है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4th नंबर कहा गया है जो पॉइंट्स है 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 कैसे हैं, आर कोलीनियर। अब कोलीनियर का मतलब क्या है पहले वो समझो। अभी तक जो आपने 11th तक पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। तो कोलीनियर का मतलब क्या होता है, कोलीनियर मतलब जो स्ट्रेट एक ही लाइन में लाई कर जाए। 2D में तो यही था भाई, अगर स्ट्रेट लाइन बन जाएगी वो पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलीनियर होंगे। स्ट्रेट लाइन बननी बहुत ज़रूरी है उनको मिला के, तो वो कोलीनियर है। लेकिन देखो 3D में क्या है, 3D में हम पैरेलल को, जो पैरेलल होते हैं ना लाइंस, उनको भी कोलीनियर के सेंस में लेते हुए चलते हैं, ठीक है। जो पैरेलल लाइन होती है उनकी डायरेक्शन भी हम कोलीनियर मानते हुए चलते हैं, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में। अब हो सकता है उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो भी वो कोलीनियर ही मानेंगे हम। इतना एक पॉइंट ये दिमाग में रख लेना आप, ठीक है। 3D में हम जो पैरेलल लाइंस हैं, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, उनको भी हम कोलीनियर ही मानते हैं। तो इस कंडीशन को प्रूव करने के लिए कि अगर आपके पास 3 पॉइंट हैं कोलीनियर है, कैसे प्रूव करेंगे। हालांकि इसके मेथड पुराने वाले भी हैं जो 11th में आपने पढ़े थे और 10th में जो पढ़े थे उससे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप 3D पढ़े हो तो 3D के हिसाब से लेते हुए चलते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, करना कुछ नहीं है, अगर इनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल आ जाए तो वो लाइन, वो पॉइंट्स जो होंगे वो कोलीनियर कहलाते हैं। अगर डायरेक्शन रेशियोज इक्वल आ गए तो वो कहलाएंगे कैसे, कोलीनियर। अब समझो, एक बार हम ड्रॉ करके रफ एक बताते हैं, रफ डायग्राम। जैसे मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट है A B और ये C। तो अगर आप AB और BC के डायरेक्शन रेशियोज, सबसे पहले तो AB लाइन हमको बनानी पड़ेगी, फिर BC लाइन बनानी पड़ेगी। तो उन दोनों के अगर डायरेक्शन रेशियो सेम आ गए मतलब वो पॉइंट्स क्या होंगे, कोलीनियर होंगे। या फिर AB के डायरेक्शन रेशियोज आप AC के इक्वल ले जाओ, BC के डायरेक्शन रेशियोज AC के इक्वल ले जाओ, या AB BC AC तीनों के डायरेक्शन रेशियो सेम या सेम प्रपोर्शन में ले आओ, तो वो तुम्हारे कोलीनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। जरूर चेक करते हैं, A की जगह पे पॉइंट कौन से रखने हैं, 2 3 4। B की जगह पे क्या रखने हैं, -1 -2 और 1। और C की जगह पे 5 8 7। अब ऐसा करते हैं, अगर हम AB लाइन बनाना चाहें तो वेक्टर बताया ना, ध्यान होगा A से B तक गया, कैसे बनाते थे, इसको हम x1 y1 z1 मान लें, इसको x2 y2 z2 मान लें, तो कैसे बनेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, x2 - x1 कर दो, दिस माइनस दिस, -1 -2 और साथ में i कैप, फिर प्लस लगाएंगे, -2 -3 j कैप, फिर प्लस लगाएंगे 1 -4 k कैप। सॉल्व करा जाए, -3i, ये क्या, माइनस का 5 माइनस प्लस माइनस का 5 j कैप,
माइनस का 3k कैप, ये ए बी का वेक्टर आ गया और ए ये जो -3 -5 -3 है ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब अगर आप सेम बी सी के लिए करो तो बी सी के लिए हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। बी सी वेक्टर कैसे बनेगा, इस बार इसको x1 y1 z1 मानो, इसको x2 y2 z2 मानो। तो अब इस सेम जो प्रोसीजर हमने इन दोनों के साथ किया है इसके साथ करो। 5 - 1, चलो लिख ही देते हैं, ये हो जाएगा दिस माइनस फिर दिस आई कैप, फिर 8 माइनस एक माइनस और जे कैप और 7 - 1 के कैप, क्या बना 6i, ये हो जाएगा 10j और ये हो जाएगा 6k कैप। तो अगर हम लिखें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, किससे डिनोट करते हैं डायरेक्शन रेशियोज को, ए बी सी से, क्या है ये है, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं विथ साइन ये। तो -3 -5 -3 -3 -5 -3 और डायरेक्शन रेशियोज अगर हम इसके बना लें बी सी के, तो अगेन हम ए बी सी से डिनोट करेंगे, क्या बन जाएगा 6 10 और 6, ये बन गया। अब देखो ये भी ए बी सी, तो ऐसा करो इसको मान लो A1 B1 C1, इसको मान लो A2 B2 C2। अब जरा इनके रेशियो चेक कर लें, A1/A2 कितना बनेगा देखो -3/6, माइनस का 1/2 हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6। और फिर अगर हम कर लें B1/B2 कितना हो जाएगा माइनस का 5/10, अगेन -1/2 आएगा। और C1/C2 कर दो तो माइनस का 3/6 माइनस का 1/2। देखो तीनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो सेम आ गए, -1/2 -1/2 -1/2। तो यही तो मैंने कहा, क्या कहा, देखो सिंपल है। अभी आपको लग रहा होगा इतना सारा है, कुछ भी नहीं है। मैंने इतना कहा कि अगर आपको कुछ पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है तो सबसे पहले उन पॉइंट्स की हेल्प से आप वेक्टर बना लो। पहला काम वेक्टर हमने बना दिया, फिर जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे ना उनको देख लो वो सेम रेशियो में है कि नहीं, प्रपोर्शन में है कि नहीं। तो हमने वही तो चेक किया भाई, ये A1 B1 C1, ये A2 B2 C2 प्रपोर्शन में है कि नहीं, चेक कर लिया, आ गया सेम। तो लास्ट में आप लिख सकते हो सिंस A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 therefore A B C are कोलिनियर। आप चाहो तो AC के लिए भी सेम शो कर दो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतने से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन लगभग 4th के जैसा ही है जैसा भी आपने करा था, ठीक है, काफ़ी हद तक। कहा गया फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दीस। एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें क्या निकालना है, उसके डायरेक्शन कोसाइंस। पहले देखो हमें करना है क्या, हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस, दैट मीन्स L, M और N निकालना है। अब ये वर्टिसेस हैं, तो एक ट्राइंगल है तो एक रफ ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने रफ ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, रैंडमली कुछ भी नाम दे दो, A B C। तो ये वर्टिसेस है ना, यहाँ पे जैसे A हमने क्या मान लिया 3 5 -4, B हमने मान लिया -1 1 और 2 रिस्पेक्टिवली, ऐसे दे रखा है -5 -5 -2। डायरेक्शन कोसाइन दैट मीन्स LMN निकालने हैं। LMN कैसे आएगा, या तो अल्फा बीटा गामा हो, जो कि है नहीं यहाँ पे, ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है। ये एक रफ डायग्राम है, ठीक है। वैसे तो ये कोऑर्डिनेट्स पे मत जाना कि निगेटिव पॉजिटिव कहाँ पर है, एक रफ डायग्राम है केवल समझने के लिए। अब डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, या तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा पता हो, या फिर हमको L का ABC मिल जाए। हमको 2 फॉर्मूले होते हैं ना L के, तो अल्फा बीटा गामा तो नहीं मिलेगा, लेकिन ABC मिल सकते हैं। कैसे, अगर हम सेपरेटली देखो डायरेक्शन कोसाइन किसकी निकालने, ये भी देखो साइड्स के निकालने। ये हमें साइड्स नहीं दे रखे हैं, हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो पहले तो पूरी साइड निकालो ना, इक्वेशन निकालो AB की, BC की और AC की या CA की, जिसकी निकालनी। तो पहले हम क्या करते हैं, एक एक करके तीनों के वेक्टर फॉर्म निकाल देते हैं। कैसे करेंगे, अगर एक चीज़ और है, शॉर्ट ट्रिक अगर हम लगाएं, देखो वेक्टर बनाने से पहले ही हमको पता है, हमने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था कि अगर ये x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, तो अगर हम x2 में से x1 को माइनस करते थे, x2 में से x1 को, क्यों हमें a मिलता था, ध्यान है। सिमिलरली अगर हम y2 में से y1 को माइनस करेंगे तो हमको b मिलेगा, और z2 में से z1 को माइनस करेंगे तो हमको c मिलेगा। क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियोज।
तो वही चीज़ तो है कि नहीं। अगर हमको ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो क्यों झमेले में पड़े कि पहले वेक्टर बनाए, पूरा दिखाएं आई जी के, फिर एलिमेंट तक पहुँचे। इससे बेटर है कि सीधे कर लो भाई। कुछ समय के लिए इसको x1 y1 z1 मान लो, इसको मान लो x2 y2 z2। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ए बी के डायरेक्शन रेशियोज कैसे आएंगे, x2 में से x1 को माइनस करके। ए बी का जो बी वाला पोर्शन होता है, बी डायरेक्शन रेशियो, वो कैसे आएगा, दिस माइनस दिस, और सी कैसे आएगा, z2 माइनस z1। सीधे कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, देखो सीधे माइनस कर रहे हैं, ठीक है। -1 -3, -1 -3 हो जाएगा, फिर 1 -5, फिर क्या होगा 2 माइनस और 1 -4 में है, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो कुल मिला के कैसा बन गया, ये बन गया -4, ये बन गया -4 और ये बन गया 6। हाँ ठीक, ये 6 बन गया। ये डायरेक्शन रेशियो किसके आ गए, ए बी के आ गए। अब इसको हम कह सकते हैं ए बी और सी। और हमें क्या कहा था कि जो साइड्स हैं उसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें, ना कि डायरेक्शन रेशियोज। अब डायरेक्शन रेशियो अगर आपने निकाले, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता है। क्या पता है कि एल कैसे आता है, a अपॉन √a² b² c² से m कैसे आता है, b अपॉन √a² b² c², n इक्वल्स टू c अपॉन √a² b² c²। यहाँ पे l m n है, ए बी सी हमने निकाल दिया। अभी सारा काम किसके लिए हो रहा है, सारा काम ए बी के लिए हो रहा है। ऐसी काम आप किसके लिए करोगे, बी सी के लिए करोगे, फिर ए सी के लिए करोगे। कोई मैटर नहीं करता कि x1 y1 z1 हम पहले वाले को माने या दूसरे वाले को, हम बी सी लेके चलें या सी बी लेके चलें, हम ए सी लेके चलें या सी ए लेके चलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लास्ट में सब मैनेज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़, ये बच्चों को बहुत डाउट होता है, सर हम ए बी करें फिर बी सी करें, फिर लास्ट में अटक जाते हैं कि सर ए सी ले जाएं कि सी ए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो एक बार रफ में ए सी से भी करके देखना, सी ए से भी करके देखना, लास्ट में आंसर क्या आता है खुद कमेंट करना कि हाँ सेम आया कि नहीं आया। क्योंकि पहली चीज़ डाउट दूर होने बहुत ज़रूरी है, जितने कम डाउट होंगे उतना कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है। तो रखते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू, ए कितना है ये -4 √a² मतलब -4 का स्क्वायर, फिर -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा -4 अपॉन 16 16 32 और 64 और 32 कितना हो जाएगा, 64 और 32 देख लो भैया, प्रूफ कर लो, 96 आएगा। अब यहाँ पे √96 कर लो। इसके लिए करोगे तो b कितना है, b है -4 अपॉन में √96। n की वैल्यू कितनी है, देखो c कितना है 6 अपॉन √96। तो ये डायरेक्शन कोसाइन किसके आगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। एक आया -4 अपॉन √96, -4 अपॉन √96 और 6 अपॉन √96। तो ये ए बी के लिए हो गया। सिमिलरली आप क्या करोगे, जब बी सी के लिए निकालोगे तो किसी को भी x1 y1 z1, किसी को भी x2 y2 z2 लेना, इसमें से इसको माइनस कर लेना, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो आपको ए बी सी मिल जाएंगे। फिर अगेन उन ए बी सी के लिए आप एल एम और एन का फॉर्मूला निकाल देना। अप्लाई करोगे तो आपको डायरेक्शन कोसाइन किसके मिल जाएंगे, बी सी के। और सिमिलरली आप ए सी के लिए भी करना। तो इतना पार्ट आप खुद कर सकते हो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और फिर भी अगर प्रॉब्लम हो आप कमेंट करना, उसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा। तो इस तरह से आपकी 11.1 एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम मिलेंगे 11.2 के साथ। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स और भी नए आएंगे, लेवल एक और ऊपर चढ़ेगा। लेकिन यकीन मानिए अगर आप प्रैक्टिस रेगुलर करते रहोगे, वीडियोस की सीरीज़ देखते रहोगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं आना है, गारंटी मेरी है। और आपकी 3D बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना ही रखते हैं आपके लिए।